आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का यह वॉल्यूम 2 का फर्स्ट सेट करेंगे। यह प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का फर्स्ट सेट है। चलिए आइए शुरू करते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ग्रेनाइट चट्टान अग्नीय चट्टान होती है। अग्नीय चट्टान में आपको ग्रेनाइट आता है, बेसाल्ट आता है। अब सादी चट्टान में आपको स्लेट आता है, संगमरमर आता है और क्वार्टेजाइट आता है। यह याद रखना। अगला है, सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा से निर्मित है। इसके अलावा भी है कुछ, चापाकार डेल्टा या नील नदी और गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा, पंजकार डेल्टा या मिसिसिपी व मसूरी नदी का डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क व सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 15 का 2 बतलाता है। इसमें आपको कहा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 का दूसरा में यह बताया गया है कि भारतीय नागरिकों को किसी भी रेस्तरां, सड़क व सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। इसके अलावा भी 15 में बतलाया गया कि यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 के एक मूल अधिकार है जो समानता का अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यह कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया का गुजरती है। अब चलिए आपको कुछ बतलाते हैं। एशिया देश में यह मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका देश में यह इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से, और अफ्रीका देश में यह युगांडा, केनिया और सोमालिया से गुजरती है। तो ये आपको एशिया में हो गया, केनिया आपको अफ्रीका में हो गया और कोलंबिया आपको दक्षिण अमेरिका में हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर आपको बांग्लादेश हो जाएगा। आसियान का सदस्य बांग्लादेश नहीं है। अब चलते हैं आसियान पे। आसियान का फुल फॉर्म होता है आपको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान में आपको फिलहाल म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर है। स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। आसियान का 8 अगस्त 1967 को इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय आपको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसमें वर्तमान में सदस्य देशों को आप कह सकते हैं 10 देश है इसमें सदस्य, और इसका नवीनतम मतलब कि 11वां सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ट को जोड़ा जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा है? यह भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में यह मैकमोहन रेखा है। इसके अलावा है कुछ रेखा जो है, रेड क्लिफ आपको भारत पाकिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, और 24वीं सीमांतर रेखा यह भारत पाकिस्तान के बीच में है। अगला है, आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो यह म्यांमार से संबंध रखती है। इटली ने भारत, यह इनको आपको 1991 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के लिए। यह इनका उच्च शिक्षा आपको दिल्ली से प्राप्त किए हैं।
और 1990 के दशक में म्यांमार के चुनाव में विजय प्राप्त करने पर भी सैन्य सरकार ने उन्हें सरकार नहीं बनने दिया था। अगला है, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो यह नौका दौर से है। एडमिरल कप का संबंध नौका दौर से है। इटली ने भारतीय नौसेना अकादमी को आयोजित एडमिरल कप 2023 का खिताब जीता है। इसके अलावा लेवर कप टेनिस से संबंधित है, ईरानी कप क्रिकेट से है और राइडर कप गोल्फ से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व कप विजेता 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविस बेकहम किस खेल से संबंधित हैं? तो डेविड बेकहम को सभी लोग जानते हैं, यह फुटबॉल से संबंधित हैं। इसके अलावा बात कर सकते हैं आपको 2022 में सचिन तेंदुलकर को 20 वर्षों के लिए यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत बनाया गया है। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 में सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नामित किया था और फरवरी 2023 में आयुष्मान खुराना को भी बाल अधिकारों के लिए नेशनल एम्बेसडर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? तो यह ईरान है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 9वां देश आपको ईरान बना है। शंघाई सहयोग संगठन देश में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और ईरान है। 11वां आसियान का आपको 11वां बतला ही दिए हैं, तिमोर लिस्ट बनेगा। आसियान में कुल अभी 10 देश हैं। अगला है, YIM अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह शशि थरूर हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ है? पेरू की राजधानी लीमा है। इसके अलावा आपको लापाज यह आपको बोलिविया की राजधानी है। तो उसके बाद क्वेटा इक्वाडोर की राजधानी है और यह बोगोटा यह आपको कोलंबिया की राजधानी है। तो सही आंसर आपको सी हो जाएगा, लीमा। अगला, इजराइल देश की मुद्रा क्या है? यह न्यू शकेल है। सही आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है आपको, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में आपको इनको दिया गया था। 1991-92 में इनको दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम रख दिया गया है, 25 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था और 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को दिया गया है। अगला है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान की क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितने डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है? यह 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं ऊपर की बात अगर कहें, ऊपर जाने के समय में, तो यह 165 मीटर जाएंगे ऊपर तो 1 डिग्री सेल्सियस कमी आ जाती है। अगला है, एक परीक्षा में 52 छात्रों की औसत अंक 45 है। यदि उच्च और निम्न अंकों को, जो केवल एक छात्र को ही मिले हैं, निकाल दिए जाए तो शेष छात्रों का औसत अंक से एक
अंक घट जाता है, उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा। यहाँ देखिए 52 है, 52 मल्टीप्लाई कर देते हैं 45 से, और 50 मल्टीप्लाई 45 माइनस 1 कर देते हैं, 45 माइनस 1 कर देंगे तो 44 आ जाएगा। इसको करेंगे तो आपको आ जाएगा 2340 माइनस 2200, यह 140 आ जाएगा आपको। और औसत निकालने का तो होता ही है 142/2, तो काटेंगे तो आपको 70 इसका आंसर आ जाएगा। सही आंसर 70 हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 25% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपए में बेचा जाता है, उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या है। तो समतुल्य छूट का फॉर्मूला ही होता है आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर रख दीजिए 25 + 15 को ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और माइनस माइनस होता है आपको 25 × 15/100, यह आ जाएगा 36.25। यह इतना प्रतिशत का वैल्यू 612 है। आप इसका अब आसानी से निकाल सकते हैं, तो आपको सही आंसर 960 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो यह नॉर्मल मैथ है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसका 47/4 आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे मतलब ट्रिप के दौरान उसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या थी। तो मान लीजिए इसको, जो घर वापस आते समय इसका 4x किलोमीटर था और कार्यालय जाते वक्त x किलोमीटर था, और औसत चाल तो 15 दिया ही हुआ है, 15 किलोमीटर। अब बस इसी पे निकल जाएगा आराम से, औसत चाल का ही होता ही है फॉर्मूला 2ab/a+b। तो 2 × 4x और बट्टे 4x + x। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 8x² बट्टे 5x बराबर 15। इसको काटिएगा 75/8 आ जाएगा। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसीलिए हम इसका सॉल्व नहीं करते रहते हैं जो इसमें हो नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन है आपको 5x + 1/3x बराबर 4 है तो 9x² + 1/25x² बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ जगह बहुत कम है, इसलिए इसका आंसर आपको 114/114/25 हो जाएगा। अगला है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। यदि अपनी आय से वह 20% की वृद्धि होती है, वह अब भी पहले जितना ही बचत करता है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करना है आपको।
यहाँ लिख लीजिए आप, आय बचत खर्च, इनकम, सेविंग और खर्च कर दीजिए। देखिए पहले इसका 100 रुपया था आय, अब इसका 120 रुपया हो गया है। पहले यह बचत करता था 15, अभी भी बचत कर रहा है 15। यहाँ 85 रुपया खर्च हो रहा था और यहाँ पर अब 105 रुपया खर्च हो रहा है। इसमें 20 का वृद्धि हुआ है। ये 20/85, 20/85 इंटू 100 आपको आ जाएगा 23.5। आंसर आपको आ जाएगा ए नंबर 23.5। अगला है, रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी? यहाँ पर जगह नहीं है, 36 वस्तु बेचना होगा इसको। अगला है, कुल संख्याओं की औसत 14.6 है, 54.6 है। यदि 75 प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए तो एक तरह प्राप्त संख्याओं की औसत क्या होगी? इसको मान लीजिए 100 वस्तु है, तो यहाँ हो जाएगा आपको 54.6 और मल्टीप्लाई 100 प्लस 75.56 माइनस 25 इंटू 8.4 बट्टे 100। अब बस इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा 56.7 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लड़के ने 3 रुपए में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेटें खरीदी और सभी चॉकलेट को 2 रुपए में 3 चॉकलेट की दर से बेचा। लाभ या हानि प्रतिशत का ज्ञात कीजिए। यह तो आसानी है, आपको 3 रुपए में आपको 15 खरीदा है और 2 रुपए में 3 बेचा है, बस क्रॉस कर दीजिए दोनों को, 9 और यहाँ 30। इसी को अब करना है आपको, दोनों के बीच का 21 है, 21 का यह प्रॉफिट कमाया है 9 पर, इंटू 100 कर दीजिए, 3 3 7 21, 700/3। अब 700/3 को काटिएगा तो आप 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 233.1/3 का लाभ हो जाएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सीधा है, सब कैल्शियम निकाल दीजिए। 7, 14, 28, 35 और 42 साथ से काट दीजिए, देखते 7 7 7 में 14, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 6 42। अब 2 से काटिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखिए 5 तिया 15, 30 दूना 60, 7 6 42, 420 आपको इसका सही आंसर हो जाएगा। चार सौ बीस आपको इसका सही आंसर है, आंसर इसका डी हो जाएगा आपको।
अगला है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उसके लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 9600 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका तो फॉर्मूला ही होता है आपको, मान लीजिए कोई संख्या है 2x और दूसरा संख्या है 3x। 2x इंटू 3x इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब 6x² इक्वल टू 9600। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपको, सीधा काटिए, सेकंड 6 और 6×1 = 1600 और स्क्वायर है इधर रूट लग जाएगा, तो आपको 40 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू 40 आ जाएगा तो 80 और 120, मतलब 200 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 71624 में 7 का स्थानिक मान ज्ञात कीजिए। यह तो सबसे आसान क्वेश्चन है। 7 का स्थानिक मान क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 70,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य से 4/5 का तो उसे 10% की हानि होती। यदि वह उसे अपने वास्तविक क्रय मूल्य में के 95% मूल्य पर बेचता तो उसे उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। को सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, या यहाँ पर हो नहीं पाएगा। का 7/8% हो जाएगा लाभ में। अगला है एक मूलधन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीनों में दुगुना हो जाता है, तो यह कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। तो यह 8/2/3 महीने में दुगुना हो जाएगा। अब अगले दिन से करेंगे ना, एक अलग से पेज रखेंगे जिसमें आपको सॉल्व करके बतला दिया करेंगे, क्योंकि इसमें नहीं हो पाता, इसमें सॉल्व करना नहीं हो पाएगा। अगला है किसी फैक्ट्री में 8:7 के अनुपात से कर्मचारियों की संख्या कम की जाती है और कर्मचारियों के वेतन में 7:2 अनुपात में वृद्धि की जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि फैक्ट्री में दिए जाने वाले कुल वेतन में वृद्धि या कमी किस अनुपात में है। यहाँ देखिए कर दिए प्रारंभिक और वर्तमान। 8 शुरू में था, 7 अभी है, और कर्मचारियों का वेतन शुरुआत में 7 था अभी। बस इसको सॉल्व कीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 56 हो जाएगा, इसको कीजिएगा 14 हो जाएगा। 14×14 14×4 = 56, इसका 4:1 का कमी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल को 9 नवंबर 1967 को निर्मित किया गया था। अगला है खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स केसीसी राजस्थान में है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में है। अब कौन सा सही है यह बतलाना है आपको।
तो इसमें आपको डी सही हो जाएगा, 1 और 2। इस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का स्थापना 9 नवंबर 1967 को हुआ था और खेतरी कॉम्प्लेक्स यह राजस्थान में है। एचसीएल के अंतर्गत आपको 3 चलता है, सॉरी 5 चलता है, 5 इकाई चलता है। एक मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है, खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में है, इंडिया कॉपर कॉम्प्लेक्स यह घाटशिला झारखंड में है, तलोज कॉपर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र कॉपर प्रोजेक्ट या झगड़िया गुजरात में है। यह जो है आपको मिनरल एसोसिएशन कंसल्टेंसी लिमिटेड, इसका स्थापना आपको 21 अक्टूबर 1972 को हुआ था और इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है, जयपुर में नहीं, नागपुर में है यह, इसीलिए यह गलत है, आपको यह दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसे 2005 में बनाया गया था। अगला है इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाता है। अगला है इसे 2018 में भंग कर दिया गया था। अब बताइए कौन सा सही है इसमें से? यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भी पूरा सही है। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में कथन पहला इसे 2005 में बनाया गया था और दूसरा इसकी वार्षिक आय 75% उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, यह सही है। इसके अलावा आपको राष्ट्रीय निवेश कोष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों विनियोग में प्राप्त आय के प्रणाली वृद्धि करने के लिए निर्धारित किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? यह लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक था। कंपनी के अंतर्गत भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था और भारत प्रथम अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। माउंटबेटन सही हो जाएगा। अगला, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव थे। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाएं। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। यह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। 1446 में कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक ने आध्यात्मिक ज्ञान का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की। गुरु नानक जी 1539 में करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। इनका मृत्यु आपको 1539 में करतारपुर में हो गया था। अगला है आपको गुरु रामदास। रामदास आपको अमृतसर नामक जलाशय खुदवाने और अमृतसर नामक नगर का स्थापना गुरु रामदास किए थे। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद थे और गुरु गोविंद सिंह सिख के आखिरी गुरु थे और इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने ही फारसी में जाफरनामा भी लिखे थे। अगला है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में है। इसके अलावा भी गुजरात में है आपको लोथल भी गुजरात में ही एक बंदरगाह है। लोथल और सुरकोटदा ये दोनों गुजरात का एक बंदरगाह है। अगला है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह सिजदा प्रथा गयासुद्दीन बलबन शुरू किया था। बलबन भारत में आपको 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में रहा था।
1266 से 87 तक यह सुल्तान के रूप में भारत में रहा था। और बलबन का विषय में कहा जाता है कि उसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन का एक सैन्य विभाग था जिसको दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। राज दरबार में सिजदा और पाबोस की शुरुआत बलबन द्वारा ही किया गया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां का उपाधि प्रदान किया था। यह आपको बलबन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात था। अगला है कांडली महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? कंडाली महोत्सव यह आपको उत्तराखंड में होता है। अलावा आपको उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं स्ट्रॉबेरी उत्सव होता है। मध्य प्रदेश में आपको अगला है नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? यह राजस्थान में हुआ था। बिहार में आपको झिझिया और जमुरी डांस होता है। झिझिया और जमुरी डांस होता है। पश्चिम बंगाल में जात्रा और बाउल होता है। और मिजोरम में आपको चिरोकोन होता है, चिरोकान होता है। अगला है क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो यह विराट कोहली थे। विराट कोहली को 2023 का सर्वाधिक रन बनाने वाला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। इसके अलावा आपको विराट कोहली के बारे में कहा जा सकता है कि वनडे में सबसे ज्यादा शतक मारने वाले भी खिलाड़ी अब यही बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। 2022 में इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ओ सॉरी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको कोंकणी लेखन में आपको दामोदर मौजे को दिया गया था। और 2022 का व्यास सम्मान आपको प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को के उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया था। अगला है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यह हीरालाल कामरिया है। देश के सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त आपको वजाहत हबीबुल्लाह थे। इसके अलावा आपको देश की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपिका सिंधु बनी थी, दीपक सिंधु बनी थी। और सेंट्रल इंफोसिस कमीशन CIC के मुख्य सूचना आयुक्त 10 आयुक्त हो सकता है इसमें। केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना आपको 2005 में हुआ था। ये आपको कुछ मुख्य बातें थी इससे जुड़ी हुई। अगला कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किसके संदर्भ में कर्मचारियों के चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? यह बहुराष्ट्रीय निगम को करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और नहीं करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन ESIC का स्थापना आपको 24 फरवरी 1952 को हुआ था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का स्थापना आपको कब हुआ था? तो यह आपको 24 फरवरी 1952 को हुआ था। 1952 को हुआ था।
अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान की पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो यह 1911 में पहली बार गाया गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा बंगाल में रचित जनगण मन हिंदी संस्करण में संविधान में 24 नवंबर 1950 को भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इसको गाने का समय आपको 52 सेकंड होता है और संक्षिप्त में इसको 20 सेकंड लगता है। यह 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में विशन नारायण घर के द्वारा गाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय थी? तो यह उधम सिंह के द्वारा किया गया था। 13 मार्च 1940 को लंदन में सुनाम नामक स्थान में सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। 13 मार्च 1940 को कर दिया गया था और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला के रूप में जाना जाता है। अगला है, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो यह 1922 में हुआ था। यह 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, जिसमें एक थानेदार और 81 सिपाही की मृत्यु हो गई थी। कुल 22 लोग। इस घटना से दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। चौरा चौरी की घटना को महात्मा गांधी ने असहयोग की अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। अगला क्वेश्चन मैथ का है, आपको ए बी की आय 5:3 है, ए बी सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है, बी 700 रुपया बचाता है, तो ए की बचत कितनी है? लंबा हो जाएगा इसलिए यह 1500 रुपया है। अगला दिन से अलग पेज रखेंगे, उसमें हम आपको बतला देंगे यह सब। अगला है 47 नंबर, इसको सॉल्व करना है। इसका औसत क्या होगा? तो एन को जोड़ लीजिए, यह 6n + 15 हो जाएगा और बट्टे 6। n प्लस ये 5/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इसको सॉल्व करना है। एबीसी का मान क्या होगा वो बतलाना है। तो यह 6 हो जाएगा। यह आपको 264 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह 20 सही हो जाएगा इसका। अगला है, 2/9 और 7/2 दोनों के व्युत्क्रमों का योग व्युत्क्रम क्या है? यह तो आसानी से हो जाएगा आपको, 9/2 + 10/7 दोनों कीजिएगा 63 + 20, 63 + 20/14, 83/14 हो जाएगा या 14/83 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग
क्या होगा? यह 4 हो जाएगा। 3/5 का पावर 3 और 3/5 का पावर -6। तो x का वैल्यू क्या होगा? बराबर -1 हो जाएगा। अगला है 8 + 2√15 का वर्गमूल क्या है? √5 + √3 हो जाएगा। अगला है एक संख्या जब 4, 5, 6 और 9 विभाजित किया जाता है तो स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? यह x, यह आपको 12 आ जाएगा। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यहाँ देखिए 6 का हो जाएगा आपको 6 का स्क्वायर प्लस 6 + 1 + 2 हो जाएगा 36, 36 और 14। तो ये आपको 50 हो जाएगा। वैसे ही 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 1 12 दूनी 24, 5 4 1 145 जाएगा। अगला है स्याही को लिखना कहते हैं। स्याही लिखने से संबंध है, वैसे ही दवा का किससे संबंध है? तो यह उपचार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दलहन का उड़द से संबंध है तो अनाज का किससे हो जाएगा? तो यह चावल से हो जाएगा। अगला है 25 34 52 क्वेश्चन मार्क 160 304 क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए इस दोनों के बीच का 9 का अंतर है, इस दोनों में 18। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दुगुना हो रहा है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो 52 में 36 जोड़ देंगे तो 8 और 8 88 हो जाएगा इसका सही आंसर। जिस प्रकार सिलाई धागे से संबंधित किससे संबंधित होगा? तो स्याही से हो जाएगा। अगला है लखनऊ में 1857 के विद्रोह में का नेतृत्व किसने किया था? तो यह लखनऊ से बेगम हजरत महल की थी। अगला है काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यह सब लावा क्षेत्र है, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। अगला है अरल सागर अवस्थित है कहाँ? तो यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। अगला है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? यह 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा का अध्यक्ष और एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। वहीं सर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। यह आपको इसके जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी। अगला है किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? किसी भी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है?
एक मिनट रुक जाइए, पेन चलना बंद हो गया है। तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय आपको कौन लेता है? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सही आंसर इसका लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति का विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। FPTP जिसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यह आपको ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक थे। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। बिहार होम रूल लीग का स्थापना आपको 1916 में कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। वहीं भारत में अगर होम रूल लीग की बात करें तो 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। मौलाना मजरूल हक द्वारा एक समाचार पत्र भी चलाया गया था, द मदरलैंड, जिसको 1921 में प्रकाशित किया गया था। यह आपको मजरूल हक से कुछ जुड़ा हुआ बात था। अगला 1857 की क्रांति में पटना के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना से पीर अली किया था। पीर अली 1857 में क्रांति का पटना से विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह मंगल पांडे थे। और 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले अंतिम कौन थे? तो यह तात्या टोपे थे। तात्या टोपे थे। अगला है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो यह भारत और चीन के बीच हुआ है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ है और यह आपको 19 अप्रैल 1954 को हुआ था। अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। पंचशील समझौता में चीन भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और संगमय पर समझौता पर आधारित था। नेहरू की पंचशील समझौता बौद्ध धर्म के ग्रहण किया गया था और भारत के संविधान 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्य राष्ट्रों के बीच न्याय व शांतिपूर्ण संबंधों बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। यही पंचशील समझौता में था। अगला अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध आपको ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। अफीम युद्ध आपको ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। अफीम युद्ध, पहला अफीम युद्ध आपको 1839 से 42 के बीच हुआ था। 1839 से 42 के बीच में हुआ था। दूसरा अफीम युद्ध आपको 1856 से 60 के बीच हुआ था, जिसको दूसरा अफीम युद्ध को तीर बुद्ध या एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मनात किस देश की नई मुद्रा है? तो यह अजरबैजान का है। अजरबैजान एक असल देश है। यह वर्ष 1951 तक भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था। अंडोरा की मुद्रा यूरो है। इसका यूरो है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, नूसंतारा किस देश की राजधानी है? तो यह इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा है। मलेशिया की राजधानी पोर्ट लुइस है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। और थाईलैंड की राजधानी, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सन्निग्ध कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही सही है? पहला है, भारत ने 2022 में छमयान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए भारत लगभग $4 बिलियन का अनुदान से मालदीव को सहारा दिया। भूटान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। कौन सा सही है इसमें से? केवल 2 सही है। श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक है। भारत ने मालदीव को $100 मिलियन मतलब $10 करोड़ की सहायता राशि 2022 में दिया है। 4 नहीं 100। अगला है, किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया है? तो 2009-10 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? यह 73वां संविधान संशोधन था। अगला आपको फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, असंगत। आंसर सी हो जाएगा। आपको 77 भी वही करना है। यह सब रोग है, यह मनोचिकित्सक कोई रोग नहीं है। यह सब रोग का दिया हुआ इसमें नहीं दिया गया है। अगला है, इनक्लेबल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगले शब्द के अक्षर से बदल दिया जाता है तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए शब्द कितने स्वर होंगे? में केवल एक स्वर होगा। अगला क्वेश्चन है, AHB का अर्थ है ए बी का भाई है। एरो बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। A*B का अर्थ है ए बी की मौसी है। A%B का अर्थ है ए बी की माँ है। तो 5*G%U, ये Z और HX में ZG का क्या संबंध है? Z और G का क्या संबंध है? तो यह पति हो जाएगा। अगला है, छात्रों की एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15 में व प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। यदि राजेश और ज्ञान के बीच 10 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? में 60 छात्र हो जाएंगे। देखिए यह आसानी से बन जाएगा आपको। ऊपर से यह 15 है, यह नीचे से 25 है। अब बीच में ज्ञान है तो इसके बीच में भी 10 है और इसके बीच में भी 10 है। 25, 10, 35, 10, 45, 5, 50, 10, 60। ये 60 हो जाएगा आपको। अगला है, यदि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था, 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?
तो यह आपको बुधवार होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि निश्चित कूट भाषा में जॉन को 60 लिखा 72 लिखा जाता है तो कूट भाषा में युवान को क्या लिखा जाएगा? इसको 63 लिखेंगे। अगला है, किसी निश्चित कोड भाषा में मेल को RGSM लिखा जाता है तो सिम को क्या लिखा जाएगा? यह XKHU लिखेंगे। अगला है, अंग्रेजी वर्गमाला है, प्रत्येक वर्ग को A को 2 B को 4 यदि शुरू करने में सम संख्या मान लिया जाए तो इंडिया शब्द में कितने वर्गों का कुल मान क्या होगा? यह 74 हो जाएगा। अगला, एक विशेष कूट भाषा में इसको ये लिखा तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए, पहला में से एक घटा रहा है, दूसरे को 2 से गुना कर रहा है। वैसे 4 में से एक घटाएगा 3 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, फिर 7 में से एक घटाएगा 6 होगा, 2 का 4 होगा, 5 में से एक घटाएगा 4 होगा, 1 का 1 ही हो जाएगा। 3 9 6 4 4 1, 3 9 6 4 4 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, यह एक टेबल का सापेक्ष दिया हुआ है, यह आपको आसानी से बन जाएगा, इसको बना के देखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा आपको। अगला है, पैटर्न पर ध्यानपूर्वक करें और अक्षर का चयन करें जो पद चिन्ह पर आएगा। देखिए, BCD P है कि P बराबर यहाँ 16 है, DL तो D का होता है 4 और L का होता है 12, तो यह 16 हो जाएगा। C का होता है 3, D का होता है 4 और I का होता है 9, तो यह आपको 16 हो जाएगा। B का होता है 2, E का होता है 5 और H का होता है 8, 8 5 13 2 15, तो यहाँ A हो जाएगा, +1 तब ना 16 होगा, सबका 16 16, तो यहाँ A हो जाएगा। अगला है, आपको क्वेश्चन मार्क में यहाँ क्या होगा वही बतलाना है। तो देखिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ 12 दिया हुआ है, वैसे ही 8 7 और 9 6 54, दोनों को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, इसका सही आंसर। अगला है, वन आरेख में महिलाएं, माताओं और नर्तकों के बीच का सर्वश्रेष्ठ ढंग से निरूपण किया गया है किसमें? तो यह सभी माताएं तो महिलाएं होंगी, लेकिन नर्तकी जरूरी नहीं है, सब होगा ही। अगला है, M और R की आयु का अंतर उतना ही है जितना P और M की आयु के बीच का है। M बड़ा है P से लेकिन R से छोटा है, यदि R और P की आयु का योग 66 है तो M कितना बड़ा है? तो यहाँ देखिए, M R की आयु का अंतर उतना ही है जितना P M का है। M बड़ा है P से, तो यहाँ P हो जाएगा, यहाँ M हो जाएगा। R और P का 66 है, R और P का 66 है, 2 से भागा दे दीजिए इसको, 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं को उत्पीड़न रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिरोध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो यह 1999 में लाया गया था। इसमें कहा गया है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961 और अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम 1956, ये तीनों इसमें जोड़ दिया गया है। अगला है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, क्या था? तो यह हेयर मॉडल था। यह आपको पहला पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक लागू हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य प्राथमिकता आपको कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो भारत के प्रमुख विकास मुख्य निर्माता आपको SKD कहलाते हैं। सुरेंद्र कुमार डे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 से हुआ था। इसका शुरुआत आपको 2 अक्टूबर 1952 से शुरुआत हुआ था, यह आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और वहीं आपको BR मेहता को कह सकते हैं, भारत के पंचायती राज मुख्य व्यवस्था के शिल्पकार वही हैं, BR मेहता। इसका सही आंसर A है। चलिए अगला, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? यह उपयुक्त में से कोई नहीं है इसमें। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, गलती हो गया है आपको। यह आपको 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की स्कूली व्यवस्था का शामिल, यही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा 1999 तब गठित तपस मजूमदार समिति का संबंध 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवसाय में शामिल करना है। यह संविधान के 86 में संशोधन 2002 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था। वर्ष 2010 में अधिनियम बनाकर शिक्षा के अधिकार और अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाया जा सकता है? तो यह 15 दिनों के अंदर बुलाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी दिया गया है आपको, वह भी सुन लीजिए। सामान्य बैठक की सूचना देने की अवधि 7 दिन की होती है। विशेष बैठक बुलाने की अवधि 3 दिन की होती है। वहीं 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर बैठक बुलाने की अवधि 15 दिन की होती है। यह आपको 3 तरह का। अगला है, शिशुओं के जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो जानू का, जिसको पटेला भी हम लोग कहते हैं, ये हड्डी नहीं होता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। एक युवा या वयस्क में हड्डियों की संख्या कुल 206 होती है। समस्त अस्थियों में सबसे छोटी अस्थि आपको स्टेपीज होता है जो कि कान में होता है, और सबसे बड़ा अस्थि आपको फीमर होता है जो कि जांघ में होता है। और सामान्यतः अस्थियों में जल आपको 20 से 22% होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि आपको कह सकते हैं जबड़े का होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? यह स्त्री केसर जो है यह फूल का भाग है। पुष्पों के जनन अंग में दलपुंज, पुमुंज या ज्यांग पाए जाते हैं। पुमुंग या तथा जयांग प्रजनन में भाग लेते हैं। प्रत्येक पुष्प की स्त्री केसर व पुकेसन दोनों उपस्थित होता है। ऐसे पुष्प की अभिव्यक्तियां कहलाते हैं। उदाहरण धान, गेहूं, सरसों, तिल और दलहन होता है। यह इससे जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी। अगला है, नीचे वनीकरण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं।
वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण हमारे परितंत्र में संतुलन कर सकता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यह इसमें दोनों सही है। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है और दूसरा, इससे परितंत्र में संतुलन बना हुआ रहता है। राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास बोर्ड भारत सरकार द्वारा 1992 में स्थापित किया गया था। कार्यक्रम वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। इंपीरियल फॉरेस्ट विभाग की स्थापना 1864 में किया गया था और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में लाया गया था। ये इससे जुड़ी हुई कुछ बातें थी। अगला है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के मध्य पृथ्वी की एक ही दिशा में खींचने का क्या उत्पन्न होता है? तो यह बृहद ज्वार भाटा, यह इससे उत्पन्न होता है। इसमें आपको कह सकते हैं, इसमें सागर का जल 20% अधिक ऊपर तक उठ जाता है। अगला है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व होते हैं कौन से? तो यह क्षार धातुएं होते हैं। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने किया था। इसमें 7 आवर्त तथा 9 वर्ग थे। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने 1913। 7 आवर्त व 18 वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त पाए जाते हैं, जिसमें प्रथम में 2 तत्व, दूसरा में 8 तत्व, तीसरा में 8 तत्व, चौथा में 18 तत्व, पांचवा में 18 तत्व, छठा में 32 तत्व और सातवां अधूरा है। अभी ये आपको 7 हो गए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह गैस्ट्रिन जो है, यही आपको रक्तचाप का नियम नहीं है। यह आपको गलत है, 4 नंबर। ग्लस्ट्रीन एक जठरंग हार्मोन का मुख्य रूप से प्रेरिक पार्श्विक कोशिकाओं को छिपाता हाइड्रोक्लोरिक एसिड अनाशय के रस एवं पित्त स्रावित प्रोत्साहित करता है। अगला है, किसी परिपथ में विद्युत धारा की परवाह पाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसमें गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर 10⁻⁻6 एम्पियर से भी कम धारा मापता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा यहां आपको थीटा विक्षेपित होता है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर समांतर क्रम में शॉर्ट जोड़कर एमीटर बनाया जाता है। अगला है, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान होगा, कितना होगा? तो परम शून्य ताप 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल पर आप कह सकते हैं कि 0 परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन स्केल पर शून्य ताप 0 केल्विन होता है और 273.15 केल्विन तथा -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम आलू का छिलका उतारते हैं, हम छिलके के रूप में किससे उतारते हैं? तो यह पेरिड्रम को उतारते हैं। पेरिड्रम द्वितीय वृद्धि का एक घटक होता है जो तने व जड़ों के सतह की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युत की एक कार्बन मोनोऑक्साइड की
प्राणियों व दुष्प्रभाव होता है क्योंकि क्या होता है उसमें? इसमें के कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की प्राणियों में दुष्प्रभाव होता है क्योंकि इसके कारण O2 का परिवहन कम हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर बहुत थोड़ा हीमोग्लोबिन ऑक्साइड को छोड़ता है। इन्हीं कारणों से ऑक्सीजन की प्रति इसकी बंधुता भी कम हो जाती है। यह आपको इससे जुड़ा हुआ बात था। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन में सरल बनाता है। अगला है उस वन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध में सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। कागज शिल्प कला। तो यह कागज शिल्प और कला, यह तीनों जुड़ा हुआ तो है लेकिन अलग अलग है ये तीनों। अगला है एक पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिसमें फलक ए तथा एफ तथा के अक्षर अंकित किए गए हैं। वह अक्षर में चुने गए सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक क्या होगा? तो सी में ई और एफ तो नहीं होगा, एफ हटा। अगला है आपको सी के ई और एफ नहीं होगा, तो अब और क्या क्या होने का उम्मीद है इसमें? इसमें आपको बी हो जाएगा। अगला है यदि पूरब उत्तर पूरब बन जाता है तो पश्चिम क्या बनेगा? तो यह दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। अगला है एंशिएंट को इतना लिखा जाता है, नेचर को ये लिखा जाता है, तो ट्रेन को क्या लिखा जाएगा? इसी से देख लीजिए टी का 9 होगा तो 9 वाला होगा, एन का 5 होगा तो लास्ट में 5 किस में है? इसमें है, इसमें है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब इस दोनों को कर दीजिए पहले ही। अब देखिए दूसरे नंबर पे आई है तो आई इसमें है चौथे नंबर पे, तो 6 होगा, तो यहाँ 6 है तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला अक्षरों के उस संयोग के रूप में चुने जो दी गई श्रृंखला में क्रमिक स्थान पे रूप में खोजे जा सकते हैं। यहाँ देखिए क्यू के बाद देखिए क्या है, एम है, तो यहाँ एम आ जाएगा। एम शुरुआत में किस में है? इसमें है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं पहले ही। अब देखिए लास्ट में, अब देखिए ये दोनों डिफर कहाँ कर रहा है? तीसरे नंबर पे, तो डी के बाद देखिए एच होगा, तो डी के बाद यहाँ एच है, ये आपको ये 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला किया है इससे उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? इसमें देखिए ओ नहीं है, ये टी ओ इसमें दिया हुआ है, ये नहीं। अगला है पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है। देखिए है तेरी है बड़ा हो रहा है जी। पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, तो एस हो गया आपको पी का पिता। आर एस का भाई है, आर यहाँ हो जाएगा। तो यदि टी आर की माँ है, टी आर की माँ है, तो पी तथा टी का क्या संबंध है? तो पोता हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला है पिकनिक के दौरान एक खेल खेला जाता है। खेल में आर से जेड तक लड़कियां लड़कों और लड़कियों का मिश्रण है। 9 व्यक्तियों को एक सीधी पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है। लड़कों को पीले दस्ताने पहनते हैं और लड़कियां नारंगी दस्ताने पहनते हैं। पंक्ति शीर्ष से नारंगी दस्ताने से शुरू होता है, मतलब लड़की से शुरू होता है, गर्ल से शुरू होगा। पंक्ति शीर्ष से नारंगी दस्ताने शुरू होता है, लड़के और लड़की से खड़े होते हैं। प्रत्येक स्थान पर केवल एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है। आर एस से 7 स्थान आगे खड़ा है, तो आर यहां होगा तो 7 स्थान छोड़ के यहां एस आ जाएगा। तीसरा दस्ताना टी का है,
तो यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ खाली छोड़ दीजिए, यहाँ टी हो जाएगा। टी के बाद दूसरा लड़का यू है, टी के बाद यहाँ यू हो जाएगा। तो सबसे ऊपर है ही। पंक्ति में चौथे स्थान पर भी है, तो चौथे स्थान पर भी हो जाएगा। डब्ल्यू आर के आगे खड़ा है, छोड़ दीजिए। एक्स टी और आर के बीच में है, एक्स टी और आर के बीच में खड़ा है। जेड एक लड़की है, कौन पंक्ति के मध्य में खड़ा है, तो इतना ही में आपको मध्य मालूम चल जाएगा। इसके मध्य में आपको टी खड़ा है, टी यहाँ है ना, ऊपर है, आपको दो है, नीचे दो है, तो दो दो एक एक ऊपर नीचे अभी और आएगा। अगला है जेड एक्स भी, जेड के बाद होता है वाई 22, तो यहाँ तो 20 हो जाएगा। भी के बाद डब्ल्यू छोड़ दिया एक्स, एक्स के बाद वाई छोड़ दिया जेड, तो टी के बाद यू छोड़ देगा भी है, तो टी होगा T20। अगला है 5 6 7, तो यहाँ 8 हो जाएगा। 6 7 8, यहाँ 9 हो जाएगा। 8 9, यहाँ 6 7 8 9 दे दिए हैं 10। यहाँ 7 7 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ 8 8 8, तो यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो 8 9 7 8, 8 9 7 8, 9 10 78, इसका ए सही हो जाएगा। अगला इसमें संबंध जोड़ना है आपको, में सी सही हो जाएगा इसका। अगला 8:45 बजे तक दोनों सुई, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण लगभग कितना होगा 8:45 में। तो इसका सीधा सा एक फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए सीधा। 30 इंटू जितना टाइम हो रहा है 8 माइनस 11 और जितना मिनट हो रहा है वो, बस अब इसको सॉल्व कीजिए। 8 24, 240 माइनस 247.5, 247.5 तो घटाइएगा 7.5 आएगा। देखिए इस दोनों में 7 है पास में, तो 7 दे दीजिए। इसमें पूछ रहा है कौन सा आधार पर सत्य है, देख के बताइए। एन डी से बड़ा है, एन यहाँ है नहीं, एक्स के एक्स 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 नहीं, के एन तो के कहाँ है, और एन 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 के बड़ा है इससे, एन से, तो ये सही से सही हो जाएगा। अगला है एक विशिष्ट कोड में हॉर्स आर एनिमल है, एनिमल आर मैनर को ये लिखा जाता है। तो आर हॉर्स मैनुअल को ये लिखा जाता है, तो एनिमल का कोड क्या है। यहाँ देखिए एनिमल किस किस में है, इसमें है, इसमें है, तो दोनों में सेम सेम क्या है, आर भी है और आर इसमें भी है। के टी एट द रेट हो जाएगा आपको आर का, नहीं हैच हैच हो जाएगा आर का, हैच तीनों में है, आर भी तीनों में है। अब देखिए इस दोनों में और क्या सेम है, तो एल यू है, तो एल यू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कथन है कंपनी जेड को शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे, यह एक विज्ञापन है। कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है, लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के लिए अधिक कीमत का भुगतान कर सकते हैं, कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो यह ये सही हो जाएगा, यह शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे, यह एक विज्ञापन है, मतलब कि कृत्रिम शहद भी इसे बनाया जा सकता है। अगला है किसी द्वितीय गति में तत्क्षण चल भी
जीरो के घनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में कौन सा कथन अनिवार्य सत्य है? तो बताना इसमें कौन सा सही होगा निश्चित रूप से। इसमें डी सही हो जाएगा। सामान्य समय अंतराल के संबंध पथ दूरियां तय की जा सकती है। अगला है अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे आपको बतलाना है इसमें क्या है। बताइए अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? ये सही हो जाएगा। इन तरंगों के मध्य कण व तरंगों की संरचना की दिशा में लंबवत दिशा कंपन करते हैं। तो ऐसा फिगर बन जाएगा, क्या आपको सी हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा। सी स्लिंग हो जाएगा और ई गर्त हो जाएगा। अगला, वर्तमान में CO2 का संघनन हमारे वायुमंडल में कितना है? यह -390 ppm, -390 ppm है। CO2 बहुत ही उपयोगी गैस होता है। CO2 वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा 0.03% है। CO2 पृथ्वी की उत्तल गर्म रखता है, ब्रेड, केक आदि को स्पंजी बनाता है तथा प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, ZXA आवर्त सारणी में 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? यह 10वें समूह का होगा। अगला है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका का खोज किया गया था। रॉबर्ट हुक द्वारा आपको कोशिका का खोज किया गया था। जॉनसन और हंस द्वारा कोशिका संबंधित पहला विवरण दिया गया था। MJ शिल्डने तथा स्वान ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। JE पुरकिंजे ने कोशिका की घटकों को प्रोटोप्लाज्मा का नाम दिया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1955 में किए थे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगला है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यह एक अभिक्रिया दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया में संदर्भित सही है? बताइए। सही ए हो जाएगा। यह एक उपघन अभिक्रिया है और उष्मा शोषित प्रकृति की है। क्योंकि अपघटन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोकॉन्ड्रिया विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइसोसोम और DNA होता है, इसलिए इसको माना जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया द्वितीय इकाई झिल्ली के घेरे होते हैं। इसमें ऑक्सीरोम पाए जाते हैं। ATP संश्लेषण कार्य करता है, इसलिए इसे पावर हाउस भी कहते हैं। अगला है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है तब क्या इत्र व अगरबत्ती गंध में विभेद नहीं कर सकता है?
किसी भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा है तो वह इत्र व अगरबत्ती के गंध में विभेद नहीं कर पाता। सामान्य रूप से इस अवस्था को श्लेष्मा गड्ढा होकर नासिक में अवरोध कर देता है। इस कारण से गंध का कण घृण ग्रहित अंग तक नहीं पहुंच पाते हैं। अंततः मस्तिष्क किसी विशेष गंध की पहचान नहीं कर पाता। अगरबत्ती सेंट कमरे में फैलाना विसरण करता कण है। अगला है किसी सीधे धारावाही चालक क्रमशः धारा 1, 2L और 2I प्रवाहित करते में R दूरी स्थिति किसी बिंदु में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम क्रमशः V1, V2, V3 है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? इसमें ये सही है। अगला है प्रभाव संबंधित है किससे? यह अति चालकों से संबंधित है। मेसनर प्रभाव अति चालकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप से नीचे आकर अतिचालक अवस्था में प्राप्त करता है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। इसी प्रभाव को मेसनर प्रभाव कहा जाता है। जर्मन भौतिकी शास्त्री मेसनर इसकी खोज किए थे। यह जो मेसनर है यह जर्मन है। अगला है लिटमस विलियम किससे प्राप्त होता है? तो यह लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस विलियम लाइकेन से प्राप्त होता है। हल्दी, लाल गोभी का रस व चुकंदर का रस तीनों अच्छे प्राकृतिक संकेतक का उदाहरण है। निष्क्रिय लिथियम विलियम का रंग बैंगनी होता है। क्षार लाल लिटमस पत्र नीले कलर का होता है। अम्लीय नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज का लाल कर देता है। लवण घोल में डालने पर प्रायः यह धातु हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देता है। अगला क्वेश्चन है वायरस एक सिस्टम मेमोरी के एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाए तो इससे फिर से सक्रिय किया जा सकता है किससे? तो रेसिडेंस से कर सकते हैं इसको। रेसिडेंस वायरस एक सिस्टम मेमोरी एम्बेडेड होता है, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर भी सक्रिय किया जा सकता है। अगला है विद्युत धारा पर विद्युत परत होती है, सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला यह पदार्थ कौन सा है? तो यह पीवीसी है। पीवीसी एक पॉलीमर है और विद्युत धारा का कुचालक है। इसका उपयोग विद्युत तारों को विद्युत रोधी परत बनाने के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, अतः विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फर एक अधातु है, यद्यपि यह विद्युत का कुचालक है परंतु भंगुर प्रकृति का है, अतः विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बेकेलाइट का प्रयोग भी तारों की कवरिंग के लिए किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंखों में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? यह कॉर्निया करता है। कॉर्निया प्रकाश मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। लिड पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे की एक रंगीन व अपारदर्शी झिल्ली का पदार्थ होता है जिसे आइरिस कहते हैं। मुर्गे की दृष्टि पटल में केवल शंकु कोशिका पाए जाते हैं जिस कारण से रात्रि में उनकी दृष्टि कमजोर हो जाती है। अगला है क्वेश्चन भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपने किसका? तो ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। भूख लगने पर कोई भी सर्वप्रथम ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का मल्टी ब्रांडेड पॉलीसैकेराइड होता है। ग्लूकोज इंसुलिन का प्रभाव से ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोन में प्रभाव में ग्लूकोज में बदल जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध में सही तरीका को पूरा करेगा? FeAlCOl क्या होगा?
एफ से +7 करेंगे तो एम होगा, डी से +7 करेंगे तो के होगा, ए से +7 करेंगे तो एच होगा। वैसे ही क्यू का +7 करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स होगा, ओ का +7 करेंगे तो ई हो जाएगा, और एल का +7 करेंगे तो एस हो जाएगा, एक्स भी एस, तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला है आपको, यह कुछ छात्र विद्वान, कुछ छात्र विद्वान, कुछ विद्वान लड़कियां हैं, यहाँ लड़कियां भी है, सभी लड़कियां साक्षर हैं, सभी लड़कियां साक्षर हैं। कुछ छात्र लड़कियां हैं, अगला है कुछ विद्वान साक्षर हैं, और कुछ साक्षरों छात्र होने की संभावना। कौन सा सही है इसमें, तो तीसरा सही हो जाएगा इसमें। कुछ विद्वान लड़कियां हैं, यह तो देखने में ही लग रहा है, और कुछ साक्षर छात्र होने की संभावना, संभावना कुछ भी हो सकता है। अगला है सभी तालाब झील है, सभी तालाब झील है, कोई नदी तालाब नहीं, कोई नदी तालाब नहीं। अब देखिए, कोई नदी झील नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगला है नदी झील नहीं है, यह गलत बात है। कुछ नदी झील है, यह सही है, सही है, मतलब कि पहला और तीसरा सही, तीसरा भी अनुसरण करता है। अगला है आपको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको दर्शाना है। देखिए आर ई सब में है, उसका देखिए सी भी सब में है। उसके बाद देखिए यहाँ चौथे नंबर पे यहाँ आर है, मतलब एक सबसे लास्ट में आएगा, तो यह होगा ही नहीं, अब तो पहले ही काट दीजिए। यह 5 नंबर पे आएगा, छठे नंबर पे आएगा। अब देखिए सब में 4 नंबर, पहले पहले नंबर पे 2 आएगा या 4, तो आर ई सी ई है, और 4 में क्या है, आर ई सी एल है, यह भी नहीं होगा। अब यह दोनों बचा, अब तीसरे नंबर पे देखिए 5 और 6 है, तीसरे नंबर पे 5 में क्या है, तो आर ई सी ओ है, और चौथे नंबर में क्या है, आर ई सी ओ है। यहाँ एन है, यहाँ जी है, इसलिए यहाँ आपको सी आ जाएगा, सी ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, आपको डी आ जाएगा। अगला इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या 14 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। देखिए इस कागज को मोड़ करके यहाँ पे कट लगाया जाता है, तो कैसा बनेगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प को चुने जो दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति घुमाने की अनुमति नहीं। क्या आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अगले स्थान पर आएगा। हाँ, डी आ जाएगा अगले स्थान पर। अगला है, यहाँ पर क्या आएगा? अभी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वें दिन कौन सा दिन होगा? 64 के साथ कर दीजिए। हाँ, तिरसठ, एक दिन बच गया है। तो मंगलवार में एक दिन जोड़ दीजिए और हो जाएगा। अगला है, उस विकल्प आकृति को चुनिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। हाँ, ये हो जाएगा। अगला है, यहाँ स्टार मार्क की जगह कौन सा आएगा जो सही हो जाएगा? यह तो डिवाइड होगा और इसमें ये दोनों को होगा ही नहीं। सही। अगला में इन चार आकृतियों में से तीन आकृति निश्चित प्रकार समान है तथा एक असंगत है, इसमें कौन सा असंगत है वही चुनना है। असंगत है। अगला है, इसमें आपको शब्द चुनना है, मिस जाएगा। पहला छोड़ दीजिए, आखिरी से मिलाना स्टार्ट कीजिए। देखिए टी किस में आ रहा है। इसको बनाने का सही तरीका यही रहता है, जो लास्ट से खोजना स्टार्ट कीजिए तो फटाफट मिल जाएगा। यहाँ देखिए 88 है, 88 में मिल रहा है 8 और यहाँ 80 यहाँ डी है, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ देखिए क्योंकि 6 है, 5 कहाँ है, 5 और 6 यहाँ टी है, मतलब ये होने का उम्मीद है। 86 है, 8 और 6 यहाँ ए है, मतलब ये भी नहीं होगा। 98 9 है यहाँ और 8 यहाँ ए, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब ये ए भी सही हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये सेट समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक रुकने के लिए। जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब लोग मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।